न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बात बोलने वाले बीजेपी नेता को फटकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्रीनगर दौरा। शोपिया के बाद पुलवामा में एनकाउंटर। तमिलनाडु भगवान कल्लझगर की पूजा करने के लिए रामनाथपुरम सेतुपति मंडपम पहुंचे भक्त। भारत पाकिस्तान के साथ जो किया वह जरूरी था, बोली मरियम। तो खबरें विस्तार से। कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बात बोलने वाले बीजेपी नेता को SC की फटकार। MP के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा है कि क्या यह मंत्री को शोभा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। कोर्ट ने कहा है कि जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो, तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स के इस तरह की भाषा की उम्मीदें नहीं की जा सकती। CJI ने आगे कहा है कि आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं। वहीं विजय शाह ने वकील से कहा है कि उनके मुकव्विल ने माफी मांग ली है और मीडिया द्वारा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हाईकोर्ट में कार्यवाही के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे। अगर FIR दर्ज नहीं की गई है तो DGP पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। वही वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री विजय शाह ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री से ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। MP के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा है कि क्या यह मंत्री को शोभा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। कोर्ट ने कहा है कि जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो, तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स के इस तरह की भाषा की उम्मीदें नहीं की जा सकती। CJI ने आगे कहा है कि आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं। वहीं विजय शाह ने वकील से कहा है कि उनके मुकव्विल ने माफी मांग ली है और मीडिया द्वारा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हाईकोर्ट में कार्यवाही के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे। अगर FIR दर्ज नहीं की गई है तो DGP पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। वही वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री विजय शाह ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री से ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। MP के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा है कि क्या यह मंत्री को शोभा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। कोर्ट ने कहा है कि जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो, तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स के इस तरह की भाषा की उम्मीदें नहीं की जा सकती।
सीजीआई ने आगे कहा है कि आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं। वहीं विजय शाह ने वकील से कहा है कि उनके मुकव्विल ने माफी मांग ली है और मीडिया द्वारा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हाईकोर्ट में कार्यवाही के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। वही वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री विजय शाह ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री से ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्रीनगर दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ हैं। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा उपमंडल के त्राल इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने एक्स पर कहा है कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके के नादेर में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी लेने के लिए त्राल तहसील के नादिर गांव को घेर लिया। पुलिस ने कहा कि जैसे सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे, गोलीबारी शुरू हो गई, जो अभी भी जारी। इस सप्ताह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह दूसरी मुठभेड़ है। दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप अगली खबर, शोपिया के बाद पुलवामा में एनकाउंटर।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है और आतंकवाद के इस खेल का सफाया करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पिछले 50 घंटों में भारत ने देश के खिलाफ रची जा रही नापाक साजिश के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। शोपिया और पुलवामा एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी के बाद भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाया। इस अटैक में 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत की मिसाइलों से तबाही नाजिल हुई है। इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई। शोपिया जिले में मंगलवार यानी 13 मई को सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पहलगाम का बदला लिया और बड़ी ही कामयाबी हासिल की। शोपिया के एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। शोपिया के इस एनकाउंटर को ऑपरेशन केलर का नाम दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के शुक्रू केलर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू को अंजाम दिया। अगली खबर, तमिलनाडु भगवान कलशगढ़ की पूजा करने के लिए रामनाथपुरम सेतुपति मंडपम पहुंचे भक्त। सुबह सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने राम रायर मंडपम दशावतारम का मंचन देखा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कलशगढ़ ने ऋषि मड़ुंगा महर्षि को शाप से मुक्ति दिलाई थी और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वे सभी अवतारों में प्रकट हुए। पुजारियों ने भगवान विष्णु के अवतारों में भगवान को बहुत ही सावधानी से सजाया, जिसमें मत्स्य, कुर्म, वामन, राम और कृष्ण शामिल थे। भक्तों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच देवता की विशेष पूजा और अनुष्ठान भी किए गए। हजारों भक्त भगवान कलशगढ़ की पूजा करने के लिए तल्लाकुलम के रामनाथपुरम सेतुपति मंडपम पहुंचे, क्योंकि उनकी पालकी अलगर मंदिर की ओर अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़ी। भगवान कलशगढ़ की वापसी चिथिराई उत्सव के समापन का प्रतीक है, जो तमिलनाडु में सबसे जीवंत और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक होता है।
भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया वह जरूरी था, बोली मरियम। निर्वासित अफगानिस्तान की संसद की सदस्य मरियम कहती हैं कि भारत ने जो किया वह जरूरी था। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली और आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। भारत जो हमले कर रहा है वे बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से कर रहा है। वे आतंकवाद की चौकियों, आतंकी शिविरों और उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां सेना पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनपने में मदद कर रही है। पाकिस्तान पिछले 77 सालों से यही झूठ फैला रहा है, यहाँ तक कि ISI और उसके अपने विदेश मंत्री के जरिए भी वे अपना ध्यान भटका रहे हैं। आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। वे दुनिया को परमाणु विनाश की खुली धमकी दे रहे हैं और यह हास्यास्पद है। दुनिया साफ तौर पर समझ रही है कि भारत कौन है और पाकिस्तान कौन है। The next question. Right. Mariam, while India has hit terror infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir with Operation Sindoor and proofs being provided to the world, Pakistan has been peddling fake narrative. What is your comment on that, and how do you look as India's strike against terror infrastructure in Pakistan? I think that what India did was necessary. Pakistan is breeding terrorism. They went into Kashmir and they killed innocent lives. You can't let that go. That simply. And the attacks that India is doing is in a very responsible way. They're going after terrorism outposts, terrorist camps, places where the military is helping terrorists breed even more in Pakistan. So the propaganda that's being peddled by India is the same issues that they've been doing for the last 77 years. It's the same lies that they've been peddling out of these troll farms online, out of their paid media spokespeople that are speaking, even out of their own ISI, their leadership, as well as their Minister of Foreign Affairs. They're peddling lies. They're deflecting, blaming the United States for supporting the terrorists and forcing them to harbor terrorists within their borders, or they're blatantly threatening the world with nuclear annihilation. It's completely ridiculous, and I think the world is understanding very clearly who India is and how that's an economic power that's helping uplift the world, and who Pakistan is. Pakistan is now known for terrorism, and they're inflicting terrorism amongst their own people. अगली खबर, भारत चीन के खिलाफ पश्चिम के लिए एक सुरक्षा कवच, बोली डेविस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रिटेन के राजनीतिक टिप्पणीकार और लेखक डेविस स्टीवेंस ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के लिए इशारों में चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल प्रॉक्सी के तौर पर करता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत द्वारा द रेजिडेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करवाने के प्रयासों पर लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार डेविस वेंस कहते हैं, यह अच्छा है कि भारत ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में नामित किया है। चीन इस क्षेत्र में पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में संचालित करता है। चीन पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए। भारत चीन के खिलाफ पश्चिम के लिए एक सुरक्षा कवच है। जितना अधिक हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद कर सकते हैं, उतना ही बेहतर होगा। चीन के पाकिस्तान के साथ निहित स्वार्थ है और वे भारत की शुभकामनाओं से मेल नहीं खाते। Mr. Vance, India is making efforts to designate TRF, the Resistance Front, as a terrorist organization which was allegedly involved in carrying out the Pahalgam attack. How significant this step according to you is? And also, what are your comments on the countries like China, which has been supporting Pakistan at the council in protecting this terror group for being banned? Well, I think it's good that India has designated them for what they are. It is clearly a terrorist group. There's no ambiguity about that. So it clearly is. But when it comes to, so that's good news that India's done that designation. But when I look at China, I mean, basically China operates Pakistan as a proxy in the region. So China cannot be trusted in any regard, which is something I would have thought Donald Trump should understand. And so it would be far better if Donald Trump understood that by supporting India, and this is something I've said for a long time, India is a bulwark for the West against China. So, you know, the more we can help India against Pakistan, the better, because China has got vested interests
with Pakistan. And those interests don't coincide with India's best wishes, and I don't think they coincide with the West in more general, with for our best intent either. So yeah, I support India because by sorting out Pakistan, we actually strike a blow against China as well. So that's good. अगली खबर, कनाडा की नई सरकार का आम लोगों को तोहफा घटाया इनकम टैक्स। कनाडा की नई सरकार ने देश के मध्यम वर्ग के लिए कर राहत का ऐलान किया है। मार्क कार्नी ने नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक पर्सनल इनकम टैक्स कटौती का ऐलान किया है। इस प्रस्ताव में 1 जुलाई 2025 से न्यूनतम सीमांत व्यक्तिगत आयकर दर की 15% से घटाकर 14% कर दिया जाएगा। इस कटौती से लगभग 22 मिलियन कनाडाई लोगों को लाभ मिल। सरकारी अनुमानों के मुताबिक 2 आय वाले परिवार 2026 तक सालाना 840 अमेरिकी डॉलर तक की बचत कर सकते हैं। एक प्रेस ब्रीफ में कनाडा के वित्त विभाग ने कहा, वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रेंकोइस फिलिप शैम्पेन ने आज संसद के नए सत्र के लिए सरकार के विधायी एजेंडे पर व्यापार के पहले आदेशों में से एक का ऐलान किया, जिससे लगभग 22 मिलियन कनाडाई लोगों के लिए टैक्स राहत। 2026 में 2 आय वाले परिवारों को सालाना 840 अमेरिकी डॉलर तक की बचत का प्रावधान है। कानून 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कर कटौती मेहनती कनाडाई लोगों को अपने वेतन का ज्यादा हिस्सा रखने में मदद करेगी, ताकि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकें। As we look to build out this economy, it's my pleasure on behalf of the cabinet to sign this order to deliver that tax cut et respecter nos engagements, notre engagement pour les Canadiens et les Canadiennes. Thank you very much. अगली खबर, विराट रोहित के संन्यास पर बौखलाए योगराज सिंह। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करके फैंस को निराश कर दिया। कई दिग्गजों का मानना है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों में अभी काफी खेल बाकी था, जिस पर अब पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने भी बात की। रोहित और विराट के संन्यास के बारे में बात करते हुए योगराज सिंह ने कहा है कि विराट एक बड़े खिलाड़ी हैं, इसीलिए यह निश्चित रूप से नुकसान होगा। जब 2011 में कई खिलाड़ियों को या तो हटा दिया गया, रिटायर कर दिया गया था या रिटायर होने के लिए मजबूर किया गया, तो टीम बिखर गई और अभी तक वापस खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन हर किसी का समय आता है। मुझे लगता है कि विराट और रोहित में अभी भी बहुत क्रिकेट बचा है। योगराज सिंह ने आगे बताया है कि उन्होंने अपने बेटे युवराज सिंह को भी रिटायरमेंट से पहले यही सलाह दी थी। उन्होंने कहा, जब कोई चल नहीं सकता तभी मैदान छोड़ना चाहिए। अगर टीम पूरी तरह युवा खिलाड़ियों से भर दी जाए तो वह हमेशा स्थिर बनी रहती है। शायद विराट को लगता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया, इसलिए अब संन्यास का समय आ गया। संन्यास ले लिया सर, उससे पहले रोहित शर्मा ने ले लिया। इंडियन क्रिकेट को कितना आप समझते हैं कि लॉस होगा या किस तरह से देखते हैं? इतने बड़े प्लेयर हैं, लॉस तो होता ही है। जब 2011 में टीम से बहुत सारे बच्चों को निकाला गया या लोगों ने रिटायरमेंट ले ली या धक्के से रिटायरमेंट करा दी, तो टीम टूट गई। उसके बाद टीम जाके अब तक नहीं खड़ी हुई बेसिकली देखा जाए तो। बट हाँ, हर आदमी का एक वक्त होता है। पर मैं ही समझता हूं कि विराट में और रोहित में बहुत क्रिकेट पड़ी है। और मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि बहुत जो हमारे बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनके ऊपर पर्सनल ध्यान जरूर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जाके उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं यार, अभी मैं समझता हूँ रोहित 5 साल खेल सकता है, विराट 10 साल खेल सकता है। मैंने युवी को ये बात बोली थी जब उसने रिटायरमेंट ली। मैंने कहा ये बात ठीक नहीं है। अगर मैदान ही छोड़ दिया तो क्या फायदा। मैदान तब छोड़ो जब तुम्हारे पाँव नहीं हिलते, चलते नहीं है। अगर आपने युवी को देखा हो तो पिछले 5 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल जो कैचेस पकड़ रहा है इस उम्र में, तो आप ये समझते नहीं कि उसको 5-6 साल और खेलना चाहिए था। इसी तरह जब आप इमोशनल होकर या किसी बात पे होकर रिटायरमेंट लेते हैं और आपको लगता है कि अभी शायद मुझे जाना चाहिए। देखो, विराट और रोहित के बगैर टेस्ट क्रिकेट में जो जितने बच्चे हैं नए हैं, ठीक है, अभी उनको इंग्लैंड जाना है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जरूरत हमेशा ही रहेगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं, मैं हैरान हूं कि अभिषेक को टीम में क्यों नहीं देते। अगर आपको प्लेयर्स बनाने हैं तो उनको तीनों फॉर्मेट खिलाओ, अभिषेक,
शुभमन गिल है, उसके बाद अभिषेक है, जायसवाल है, सब यंगस्टर्स हैं। जब एकदम आप यंगस्टर्स की टीम बनाते हैं ना, वो टीम मेरे ख्याल से बिखर जाती है। आपने देखा होगा 2011 से, मैं हमेशा 2011 की बात करता रहूंगा कि वो टीम 8 साल और खेल सकती थी, 2 वर्ल्ड कप वो सेम टीम खेल सकती थी विद यंगस्टर्स अंदर आते तो। लेकिन उस टीम का भाई साहब सत्यानाश एक ही आदमी ने मारा, ठीक है। और वो उसके बाद क्या हुआ, आज तक हम बिखरे हुए हैं। टूर्नामेंट हम 2 ही जीते हैं, वर्ल्ड कप एक भी नहीं जीता 50 ओवर्स का, टेस्ट सीरीज हारे। सो आई थिंक अब उनकी मर्जी है, उन्होंने शायद उनको लगता होगा अचीव भी बहुत कर लिया है, इसके आगे कुछ तो है नहीं। पर मैं ये हमेशा कहता हूं कि सितारों से आगे जहां और भी है, और भी है, और भी है, तब तक खेलो जब तक आपको लगे कि यार अब मेरा नी नहीं चलता। मैं समझता हूँ जिस तरह से विराट कोहली फिट है, रोहित को सिर्फ एक आदमी चाहिए रोज मोटिवेट करने वाला, चल यार उठे साहब 5 बजे चलेंगे यार रनिंग करने, चल यार ये करेंगे, एक आदमी कोई भी उसका जो। तो आई थिंक रोहित और वीरेंद्र सहवाग 2 बंदे जो कि बड़ी जल्दी क्रिकेट से बाहर हो गए। अभी 5-10 साल वीरू की क्रिकेट बहुत बड़ी थी, हरभजन की क्रिकेट बहुत बड़ी थी, यूवी क्रिकेट बहुत बड़ी थी, वीवीएस लक्ष्मण की क्रिकेट बहुत बड़ी थी, राहुल द्रविड़ की क्रिकेट बहुत बड़ी थी, सचिन ऑफ कोर्स शायद उनको लगता है, लेकिन फिर भी वो जो कैसा खेल रहे लास्ट टेस्ट मैच, तो मेरा ख्याल एक मोटिवेशन की बात है कि नहीं यार उतनी देर में आपके यंगस्टर्स तैयार हो जाते हैं। इसलिए वही बात है कि फैमिली में एक बच्चा बड़ा होता है तो पिता को लगता है कि अब मुझे अपना कुर्सी उस बच्चे को दे देनी चाहिए। जैसे मैंने यूवी को दी कि यार अब फैमिली तुम चलाओ, विक्टर को दी कि फैमिली तुम चलाओ, दोनों फैमिलीज तुम अलग अलग बेटे हो, चलाओ। इसी तरह टीम्स हैं, इसी तरह संसार है, इसी तरह देश है, इसी तरह देशवासी हैं, इसी तरह आप और हम हैं। कि आप अगर कहो यार बस अब बहुत हो गया यार, मैं तो अभी छोड़ दूंगा ये प्रेस व्रेस का काम, यार मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं बोलूँ यार क्या बात करते हो, तुम 90 साल तक प्रेस रिपोर्टर रह सकते हो, है ना, तुम चैनल चला सकते हो, तुम जब तक तुम चल सकते हो। ये मेरा विचार है, मेरे विचार अपने हैं, मेरे रूल्स अपने, मेरा थॉट प्रोसेस अपना है। 50 साल एक ग्रेटेस्ट प्लेयरों की जिंदगी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप यंगस्टर्स को बहुत दूर तक ले जाएंगे। जब आप छोड़ेंगे तो टीम आपको वहीं की वहीं मिलेगी। सौरव गांगुली ने टीम कहाँ से शुरू की, क्या हुआ, मैच फिक्सिंग में सब लोग फंसे, ये हुआ, सबको निकाला गया, टीम ला के इतनी मेहनत से 2011 तक हमने सारे टूर्नामेंट जीत लिए। अगर वो टीम के सेम प्लेयर 8 साल और रहते और साथ में 6-7 या 10 यंगस्टर और आते, तो जब वो चले जाते तो वो टीम वहीं की वहीं रहती। ऑस्ट्रेलियंस की टीम का डिबैकल क्यों नहीं हुआ, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम के प्लेयर इसलिए चले गए क्योंकि वो सब लोग बास्केटबॉल में अमेरिका चले गए। सो आई थिंक रोहित को और विराट को मेरे तो बेटे जैसे हैं, बच्चे जैसे, सारे मुझे यूवी जैसे लगते हैं। तो जितने बड़े प्लेयरों को मतलब इतनी क्रिकेट है, बहुत क्रिकेट पड़ी है। क्या हुआ 1-2 सीरीज में फ्लॉप हो गए तो यार होते रहते हैं। हमारा जो कप्तान था उसके अंडर हम 3 इकट्ठी सीरीज हारे थे, जब महेंद्र अमरनाथ ने बोला था कि इसको रिटायरमेंट करो, कप्तान चेंज करो, आपको याद होगा। सो तब भी बहुत सारे लोग, बस हमारी बेस्ट टीम, मोटिवेशन चाहिए, नहीं यार तू चल कर सकता है, कर सकता, तू भी कर सकता है, रोहित तू भी कर सकता है। फिटनेस और ट्रेनिंग और ये जो डाइट है, ये कभी भी आपको नीचे गिरने नहीं देती। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ चल यार छोड़, नडाल ने छोड़ दी टेनिस, कहाँ पे जाके छोड़ी, जब उसका नी चल ही रहा था। प्रॉब्लम टेनिस में दो, और टीम गेम में आपको ज्यादा सपोर्ट है। सोलो क्रिकेट, सोलो गेम कोई भी खेलेंगे उसमें आदमी को पता है कि मुझे जाना चाहिए, पर जब टीम गेम खेलते हैं तो सपोर्ट बड़ी है यंगस्टर्स का। तो मैं समझता कहीं ना कहीं विराट की और रोहित की बड़ी खलेगी, और फिर ये 2 ऐसे प्लेयरों को फिट करना थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई थिंक अगर वो चले गए हैं तो मुझे दुख तो होता ही है। बच्चों को कहने वाला कोई नहीं है कि चले यार, अभी तब छोड़ेंगे जब बल्ला बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा। ये थोड़ा कि 4-5 इनिंग में, 10 इनिंग में आप नहीं एक सीजन में ठीक गए तो क्या हो गया, फिर सब लोग का ऊपर नीचे चलता है, क्लास कभी खत्म नहीं होती। साथ ही थोड़ा जल्दी किया। मैं तो यूवी को भी बोला था, सबको बोला, मैंने कहा खड़े रहो मैदान में यार, कोई बात नहीं, अगर टीम में सेलेक्ट नहीं किया तब भी खेलो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, रणजी ट्रॉफी खेलो, दिलीप ट्रॉफी खेलो, सबको खेलनी चाहिए। कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको ये लगे कि यार मुझे अब चले जाना चाहिए। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अगली खबर,
नीरज चोपड़ा को मिली खास उपाधि, टेरिटोरियल आर्मी में मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। भारत के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को एक खास उपाधि मिल गई। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना द्वारा एक बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। वहीं 2024 के ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रक्षा मंत्रालय ने नीरज चोपड़ा को सम्मान देने की घोषणा भारत सरकार की पत्रिका गजट ऑफ इंडिया में की गई है। उनकी रैंक 16 अप्रैल 2025 से ही लागू हो गया था। इससे पहले नीरज के पास टेरिटोरियल आर्मी में सूबेदार का पद था। अब उन्हें प्रमोशन मिला है, जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। टेरिटोरियल आर्मी मुख्य सेना की सेकेंड लाइन के रूप में काम करती है। इसके सदस्य नॉर्मल लोग होते हैं जो दूसरे पेशे से जुड़े होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के सदस्यों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और इनकी आपदा और आपातकालीन स्थिति में सहायता ली जाती है। टेरिटोरियल आर्मी का सबसे प्रमुख काम सेना को मदद करना होता है। नीरज चोपड़ा से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ियों को टेरिटोरियल आर्मी में मानद उपाधि दी जा चुकी है। टेरिटोरियल आर्मी में मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। भारत के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को एक खास उपाधि मिल गई। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना द्वारा एक बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। वहीं 2024 के ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रक्षा मंत्रालय ने नीरज चोपड़ा को सम्मान देने की घोषणा भारत सरकार की पत्रिका गजट ऑफ इंडिया में की गई है। उनकी रैंक 16 अप्रैल 2025 से ही लागू हो गया था। इससे पहले नीरज के पास टेरिटोरियल आर्मी में सूबेदार का पद था। अब उन्हें प्रमोशन मिला है, जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। टेरिटोरियल आर्मी मुख्य सेना की सेकेंड लाइन के रूप में काम करती है। इसके सदस्य नॉर्मल लोग होते हैं जो दूसरे पेशे से जुड़े होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के सदस्यों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और इनकी आपदा और आपातकालीन स्थिति में सहायता ली जाती है। टेरिटोरियल आर्मी का सबसे प्रमुख काम सेना को मदद करना होता है। नीरज चोपड़ा से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ियों को टेरिटोरियल आर्मी में मानद उपाधि दी जा चुकी है। टेरिटोरियल आर्मी में मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। भारत के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को एक खास उपाधि मिल गई। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना द्वारा एक बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। वहीं 2024 के ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रक्षा मंत्रालय ने नीरज चोपड़ा को सम्मान देने की घोषणा भारत सरकार की पत्रिका गजट ऑफ इंडिया में की गई है। उनकी रैंक 16 अप्रैल 2025 से ही लागू हो गया था। इससे पहले नीरज के पास टेरिटोरियल आर्मी में सूबेदार का पद था। अब उन्हें प्रमोशन मिला है, जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। टेरिटोरियल आर्मी मुख्य सेना की सेकेंड लाइन के रूप में काम करती है। इसके सदस्य नॉर्मल लोग होते हैं जो दूसरे पेशे से जुड़े होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के सदस्यों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और इनकी आपदा और आपातकालीन स्थिति में सहायता ली जाती है। टेरिटोरियल आर्मी का सबसे प्रमुख काम सेना को मदद करना होता है। नीरज चोपड़ा से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ियों को टेरिटोरियल आर्मी में मानद उपाधि दी जा चुकी है। अगली खबर, नूरा फतेही से छीन ली लाइमलाइट, छोटी बच्ची ने लूटी महफिल। नूरा फतेही बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन कही जाती हैं और यह उपाधि उन्होंने यूं ही हासिल नहीं की। इसके लिए नूरा ने कड़ी मेहनत और अपने डांसिंग का लोगों को दीवाना बनाया, लेकिन कोई ऐसा भी है जो मंच पर नूरा फतेही से लाइमलाइट छीन रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि वह एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र करीब 11 साल है। डांसिंग वीडियो में वह महफिल लूटते हुए नजर आई है। सोशल मीडिया पर नूरा के साथ बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग बच्ची के डांस मूव्स को काफी पसंद कर रहे हैं। नूरा फतेही के साथ मंच पर डांस करते हुए नजर आ रही 11 साल की बच्ची गीत कौर बग्गा है। गीत कौर बग्गा मध्य प्रदेश के रतलाम की रहने वाली है। सोनी टीवी के प्रोग्राम सुपर डांसर चैप्टर 4 में गीत कौर बग्गा ने अपने डांस का प्रदर्शन किया था। मुंबई में हुए ऑडिशंस में गीत कौर बग्गा शामिल हुई थी। गीत कौर बग्गा 10,000 बच्चों में से चुनी गई थी और गीत ने टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी। गीत का वीडियो कई सेलिब्रिटीज अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर चुके हैं।
जिन्होंने गीत को सपोर्ट में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी। आज शेयर बाजार से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं उतार चढ़ाव के इस सिलसिले में। जहां कल बाजार में उछाल आया था तो वहीं आज बाजार ने गिरावट का रुख अपना लिया। आज के प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई के सेंसेक्स की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, साथ ही निफ्टी ने भी आज हार मान ली। इसके अलावा आज मुद्रा विनिमय बाजार में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों में गिरावट दर्ज की गई। आज के शुरुआती कारोबार में बीएसई का इंडेक्स 106.78 अंक की गिरावट के साथ 81,223.78 अंक पर कारोबार कर रहा है। साथ ही एनएसई का निफ्टी भी 38.45 अंक फिसलकर 24,628.45 अंक पर ट्रेड कर रहा है। गुरुवार के दिन मुद्रा विनिमय बाजार का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। आज मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट दर्ज की गई। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 23 रुपए गिरकर 85.55 पर ट्रेड कर रहा है। बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 106.78 अंक की गिरावट के साथ 81,223.78 अंक पर, जबकि एनएसई निफ्टी 38.45 अंक नीचे गिरकर 24,628.45 अंक पर आ गया। अगली खबर, महाराष्ट्र समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा पारा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बुधवार को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज आंधी और बारिश ने दस्तक दी। आंधी तूफान के दौरान कुछ जगहों पर हवाओं की गति 50 किलोमीटर तक भी रही है। बारिश और आंधी की इन गतिविधियों से तापमान एक ही घंटे में कई डिग्री तक लुढ़क गया और शाम सुहावनी रही। गुरुवार को भी तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इस पूरे महीने में तापमान महज 3 दिन 40 डिग्री से ऊपर रहा है। दिल्ली के पास फिलहाल कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है। गर्मी के कारण कुछ स्थानों पर ऊंचे बादल बन सकते हैं। यह स्थिति अगले 4 से 5 दिन तक बनी रह सकती है। 16-17 मई को आंधी की संभावना कुछ ज्यादा है। भारतीय क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटे में राजस्थान के अनेक इलाकों में आंधी चली और बारिश हुई। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी ने बेहाल किया है। तो वहीं यूपी में तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।